हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज का ये जो वीडियो होने वाला है वो हमारा है क्लास 9 मैथ संख्या पद्धति चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.1 का सवाल। इस पाठ का जो परिचय है उस परिचय वाला वीडियो हमारा इसी चैनल पर अपलोड हो गया है। यदि आपने नहीं देखा उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रश्नावली के सवाल को लगाने के लिए। तो जैसा कि मैं आपको बताया था कि जब कभी भी मैथ का वीडियो आएगा, वो क्लास 10 हो या फिर क्लास 9 हो, उसके पहले हम कुछ मिनट कैलकुलेशन देखेंगे। उसके बाद फिर हम आएंगे सवाल पर। तो देख लेते हैं कुछ कैलकुलेशन, कुछ मिनट। आप इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन। मैं बता दिया हूँ, बार बार कई बार बताया हूँ, तो आप इसको ज़रूर देखें। उसके बाद फिर आएंगे हम प्रश्नावली। तो मैं बोर्ड पर कुछ लिख दिया हूँ, उसको हल कर लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे बोर्ड पर लिखे हैं कुछ मल्टीप्लिकेशन, हमारा यहाँ पे है, बोर्ड पे दिख रहा है आपको। इसमें क्या करना है, ये तो सभी को पता है मल्टीप्लिकेशन आता है, लेकिन इसमें की दो ट्रिक है। पहला क्या है, जैसे कभी भी अगर हमको वर्ग करना होता है, कभी भी हमको वर्ग करना होता है सर किसी भी संख्या का, तो हम क्या करते हैं, हम ट्रिक लगाते हैं। पहले तो मैं बताऊंगा आपको कि आप क्लास 9 में आ गए हैं, तो आप कम से कम 25 तक वर्ग याद करिए और 25-30 तक पहाड़ा याद कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। देखिए, अभी से आप क्लास 9-10 में अगर आप इतने अच्छे से अगर सही से तैयारी करते हैं और अच्छे से कैलकुलेशन बनाते हैं, अपना अच्छा कैलकुलेशन करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं मैथमेटिक्स, तो आगे चल के बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आपको पता है क्लास 9-10 के बाद आप 10-11-12 में करेंगे, उसमें भी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद फिर अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीपीओ, एनडीए, सीडीएस, किसी भी चीज़ की अगर आप तैयारी करेंगे, तो उसमें कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हमको एक लिमिट टाइम दिया जाता है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए, तो कैलकुलेशन का उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारा। ठीक, तो इसको हम देख लेते हैं कैसे हम इसको करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तरीका तो मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे कि आप 25 तक वर्ग याद करिए। 1 से 25 तक आपको वर्ग याद होनी चाहिए सर। ठीक है, वर्ग। आप 1 से 25 तक क्या करिए, वर्ग याद कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप पहाड़ा याद कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आगे के लिए। तो देखिए कैसे कर लेते हैं यहाँ पे। अगर 25 तक आपको वर्ग याद है तो उसके बाद बहुत ही आसान होता है। देखिए, जैसे यहाँ पे अगर हमको 88 का निकालना है, 88 का निकालना है, कैलकुलेशन का एक अलग से पूरा वीडियो हम इस पर अपलोड किए हैं। यदि आपने नहीं देखा उसे जरूर देखिएगा। SH स्मार्ट स्टडी पर है, आप डालेंगे उस पर पूरा कैलकुलेशन का वीडियो आएगा। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे। अगर हमको 88 गुणा 88 में करना है सर, तो ये देखेंगे 100 के ही नज़दीक है। 100 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 100 से ये 12 कम है। ठीक है, देखिए ये कितना कम है, 100 से ये हमारा 12 कम है। ठीक, अब जितना भी कम होता है उसका हम करते हैं वर्ग। अभी मैं बताया कि 1 से 25 तक वर्ग याद होना चाहिए और 25 के अंदर ही आएगा। 12 का वर्ग होता है सर 144। ठीक है, तो हम लास्ट में लिख देंगे 144 और ये हमारा क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। ठीक है, आखिरी में सिर्फ दो ही डिजिट लिखेंगे, एक हो जाएगा हमारा कैरी। उसका क्या करना है, ये 12 है, 100 से 12 कम है, 88 में 12 घटा देंगे। 88 में से 12 घटा देंगे तो सर हमारा कितना आएगा, 76 आएगा। 76 में 1 ऐड करेंगे 77। ये क्या आएगा हमारा, इसका आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए, अब यहाँ पे क्या है, 67 का करना है। अब ये देखेंगे, अब यहाँ पे किसके नज़दीक है, 50 की। वो 100 के था, ये 50 की। 50 से कितना ज़्यादा है, तो सर 17 ज़्यादा है। 17 ज़्यादा है, तो अब हम आएंगे 25 पर। जब 100 में था तो किस में गए थे हम, 88 से घटाए थे। अब आएंगे 25 पर। 25 में हम क्या करेंगे, 17 ऐड कर देंगे। ठीक है, इन सभी का एक तरह से कैलकुलेशन जो वीडियो है वो पूरा है, आप देखेंगे इसी चैनल पर है, उसको अच्छे से देख सकते हैं आप। यहाँ पे क्या है, ये 50 से 17 ज़्यादा है, तो 25 में हम 17 ऐड कर देंगे सर, कितना आएगा, 42 आएगा। कितना आएगा, 42। और 17 का वर्ग क्या होगा सर, 289। फिर से हम आखिरी का लिखेंगे 2 डिजिट और ये कैरी हो जाएगा। 25 में 17 ऐड करेंगे सर, आएगा 42। 42 में जोड़ेंगे आएगा कितना, 44। कितना आ जाएगा सर, 4489 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 36 है। अब ये भी क्या है, 50 के ही नज़दीक है, 50 के आसपास है। तो 50 से ये कम है, कितना कम है, तो आप कहेंगे 14 कम है। जब 50 से ज़्यादा होगा तो 25 में उतना ही ऐड करेंगे। अगर 50 से कम होगा तो 25 में उतना घटाएंगे। 50 से कितना कम है, 14 कम है, तो 25 में से 14 घटा देंगे सर, तो क्या आएगा हमारा, 11। कितना आएगा, 11। और 14 का वर्क करेंगे तो 96, 196 आएगा, तो एक हमारा कैरी हो जाएगा। फिर 14 घटाएंगे, 11 बचेगा, 11 और क्या हो जाएगा हमारा, 12। ठीक है, इस प्रकार से। इसी प्रकार से देखेंगे 87। अब यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई आ गया, उस इन दोनों को करने से पहले इसको हम एक तरीके से और कर लेते हैं। तो एक तरीका हमारा ये हो गया। दूसरा तरीका हमारा क्या है,
पहले इसको, ये तो थोड़ा सा हमको लग रहा है कि सर पहले 1 से 25 तक हमको वर्ग याद करना पड़ेगा, फिर देखेंगे 100 के नज़दीक है कि 50 के नज़दीक है, 50 से ज़्यादा है कि 50 से कम है, फिर उसको घटाना है, जो घटाना है फिर उसका वर्ग करना है, लास्ट का 2 लिखना है, कैरी लेना है, समझ में नहीं है। तो उससे आसान क्या है, मैं इसीलिए डेली आपको करवाता हूँ कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई। इस प्रकार से इतना स्पीड से आप मल्टीप्लाई करिए कि इससे जल्दी हमारा ये हो जाए। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। अगर मैं इसको आपको करके दिखा दूं, देखिए कितनी स्पीड से हम करेंगे। सर 8 अट्ठे होता है, कितना 8 अट्ठे होता है 64, 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64, 64 128, 6 34, फिर अट्ठे 64, 13 4 17 77। ठीक है, 7744 हमारा क्या जाएगा सर, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से करेंगे। अब ऐसे नहीं करना है आपको कि जैसे हम पहले से करते हैं। सर पहले 8 अट्ठे 64, हासिल लगा 6, फिर 8 अट्ठे 64, 64 6 70, ठीक है, फिर 8 अट्ठे 64, फिर 64 6 70, ठीक, फिर यहाँ से जोड़ेंगे इस प्रकार से। ऐसे करेंगे सर तो इससे बेटर तो यही फिर है। ठीक है, आपको इस प्रकार से करना है कैलकुलेशन, थोड़ा सा स्पीड, इसीलिए डेली करवाते हैं ताकि आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाए। नेक्स्ट अगर हमारा आप देखेंगे 67, इसको चलिए छोड़ी दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, बात ये क्योंकि यहाँ पे आया है तो आप कहेंगे वही लिख दे रहे हैं। चलिए कोई और लेते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पे लेते हैं सर 97। क्या लेते हैं, 97 का मल्टीप्लाई 97 करना है। वैसे तो ये इस ट्रिक से दिया जाएगा, पहले ट्रिक्स नहीं, पहले गुणा करके देख लेते हैं। गुणा करेंगे सर 7 49, फिर 7 9 63, 7 9 63, 63 हो जाएगा 126, 126 4 30, फिर 9 9 81 और 13 हो जाएगा 94। क्या आएगा सर 9409, 9409। अब इसको ट्रिक से कैसे कर सकते हैं सर, 97 से कितना कम है तो आप कहेंगे 3 कम है, उसी 3 का वर्ग करिए, आएगा 9। मैं क्या बोला था, आखिर में 2 डिजिट लिखना है। यहाँ पे तो एक ही डिजिट आया तो एक जीरो हम अपने चिपका देंगे यहाँ पे। ठीक है, इधर जीरो चिपकाने में तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन इधर चिपकाने की दिक्कत, तो इधर नहीं हमको चिपकाना है, इधर चिपकाना है। ठीक है, 2 डिजिट आएगा तो ठीक है, लिख देंगे। 3 डिजिट आएगा तो 2 डिजिट लिखेंगे, एक कैरी ले लेंगे। अगर एक ही डिजिट आएगा तो एक जीरो खुद से चिपका देंगे। ठीक है, अब क्या 100, अब कितना था हमारा 97 था, 97 यहाँ पे है। अब कितना कम था 100 से, 3, इसमें से 3 घटा दीजिए, आएगा क्या 94, यही हमारा आया यहाँ पे। ठीक है, तो अब इस प्रकार से करिए, इतने स्पीड से करिए कि आपको ये सब करने का जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट हमारा क्या जाए, मल्टीप्लाई आ जाए। क्योंकि देखिए ये इंपॉर्टेंट है ऐसे मल्टीप्लाई करना, क्योंकि अगर ऐसे मान लेते आ गया तब फिर हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे तो हमारी दिक्कत हो जाएगी जो भी आप सीखे हैं। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो इसको करना पड़ेगा वैसे ही मल्टीप्लाई से। कैसे करेंगे, 7 7 49, फिर 7 7 8 56, 8 7 56 56, 112, 112 4 16 सर, फिर उसके बाद आएगा 7 9 63, 8 8 64 64, अगर 63 126 126 127। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है 16, तो 127 में 11 जोड़ देंगे सर तो आएगा हमारा कितना 138। फिर 8 9 72, 72 में जोड़ देंगे सर कितना हम 13, तो 72 में 13 जोड़ेंगे आएगा 85। क्या आ जाएगा सर 85, 85869 हमारा क्या जाएगा, इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना स्पीड से आपको कैलकुलेशन करना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 9 क्या हो जाएगा सर 81 हो जाएगा, 963, 6 9 54, 54 में अगर आप 63 जोड़ देंगे सर तो 4 3 7, यानी कि 60 60 120, एक 3 कम 117, 117 में अगर हम 8 जोड़ देंगे सर तो 125। ठीक है, 125 आ जाएगा हमारा, बचेगा कितना 12 हो जाएगा, फिर 9 8 72, 6 7 42, 42 में अगर हम 72 जोड़ देंगे सर तो आ जाएगा हमारा कितना 114। ठीक है, 114, फिर यहाँ पे कितना था 125, 114 में 12 जोड़ेंगे 126, बचेगा फिर से कितना 12, 6 8 48, 48 में हम जोड़ देंगे सर 12 तो आएगा हमारा 60। ठीक है, 60651, कितना जाएगा हमारा 60651। तो इस प्रकार से ये हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। पहला तरीका आपको बता दिए सर वर्ग करने का। ठीक है, 100 के नज़दीक है कि 50 के नज़दीक, आप उसको देखकर कर सकते हैं। दूसरा तरीका आप वो सब मत करिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, डेली आप प्रैक्टिस करिए ऐसे मल्टीप्लाई करना। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ अच्छे तरीके से करना। ठीक, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल और लिए, इसको कर लेते हैं। आप भी इसको वीडियो पॉज कर थोड़ा करिए कैसे आप कितने टाइम में कर पा रहे हैं। देखिए पहला हमारा यहाँ पे इसको कर लेते हैं, 5 से 45 हो जाएगा, फिर 5 बटे 40, 9 से 63, 63 में अगर आप 40 जोड़ेंगे सर 103 हो जाएगा, 103 और 4 क्या हो जाएगा सर 7 हो जाएगा, फिर 9 9 8 72 और 10 क्या हो जाएगा हमारा 82 हो जाएगा। ठीक है, 9 8 72 10 क्या हो जाएगा हमारा 82। तो इसको कर लेते हैं, क्या करेंगे हम 4 9 क्या हो जाएगा सर हमारा 36 हो जाएगा, फिर 4 8 32, 8 9 72। ठीक है, 72 और 32 अगर हम जोड़ने जाएंगे सर आएगा 104 और हासिल 3 107। ठीक है, बचेगा 10, 4 9 36, 36 10 46, 8 8 64, 64 में अगर हम 46 जोड़ देंगे सर तो 46 4 हो जाएगा हमारा कितना 50 यानी 110। ठीक है, बचेगा 11, 8 9 72, 11 2 13 यानी 83। ठीक,
नेक्स्ट क्या है हमारा, 5 × 8 = 40, 5 × 8 = 40, 5 × 6 = 30, 7 × 8 = 56, 56 और अगर हम 30 जोड़ेंगे सर तो आएगा 86, और उसके बाद 86 और 4 90, 5 × 7 = 35, 35 9 5 14 44, 7 × 6 = 42, 42 और 44 क्या आ जाएगा सर 86 आ जाएगा। तो फिर बचेगा 8 7 7 49, 8 57। ठीक है, ऐड करना सर, यहाँ पे हमको जोड़ना है। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे हम, 7000 के प्लेस पर है, ये 6000 के प्लेस पर है, तो ऐसे जोड़ेंगे हम। ठीक है, 7 6 13,000, 9 9 1800 यानी कि 14,800, 8 7 15 150, 14,950, 7 6 13, 14,950 में अगर हम 13 जोड़ेंगे तो 14,963 आ जाएगा सर। ठीक है, 14,963। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा, ये 100 प्लेस पर है, 8 6 1400, 8 7 15, तो 14 1550, 9 7 16, 1550 से 16 जोड़ देंगे सर तो 1500 कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हमारा ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा कैलकुलेशन। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है कि जो भी आज कैलकुलेशन करवाए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए हर वीडियो के शुरू में कैलकुलेशन करवाते हैं। क्योंकि आप भी देखेंगे अगर कोई भी आप क्वेश्चन लगाते हैं मैथ का तो उसमें ये कैलकुलेशन जरूर आती है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो अब आ जाते हैं आज के हम इस टॉपिक प्रश्नावली 1.1 संख्या पद्धति क्लास 9 मैथ के सवाल को आज हम देख लेते हैं, जो बहुत ही आसान सवाल है। इसमें कुछ ही सवाल दिए गए हैं और बहुत ही आसान सवाल है, इसको हम बहुत ही आसानी से अच्छे तरीके से कर लेंगे। यदि आपने इस पार्ट का परिचय वाला वीडियो देखा है तो आप उसको खुद से लगा सकते हैं, कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, तो सवाल पहला वाला बोर्ड पर लिख दिए हैं, इसको देख लेते हैं। तो आप देखेंगे सवाल यहाँ बोर्ड पर लिख दिया है, आपकी किताब से लिया गया है। सवाल है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q = 0 यानी q = 0 ना हो। ये जो सवाल है ये आपकी किताब से लिया गया सवाल है, NCERT बुक से लिया हुआ है। यदि आपके पास किताब नहीं है तो उसकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे सवाल भी लिख दिया, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इस सवाल को हल कर लेते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, कैसे हल करेंगे देखिए इसको ध्यान से। क्या ये बोला है, पहले लाइन में हमको बोला है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो सर परिमेय संख्या क्या होती है, मैं परिचय वाले वीडियो में बताया था और आपको पता भी होगा कि परिमेय संख्या वो होती है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होती है कि जो q = 0, इसका मतलब ये है ये जो नीचे हर है, ऐसा नहीं कि q बस q = 0 ना हो बाकी सब चलेगा। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ कि j(x) या मैं यहाँ पे दूँ x/y, ठीक है, तो सर यहाँ पे बोला गया था q = 0, लेकिन y बराबर यहाँ पे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, मान लेते हैं y नीचे है तो हम यहाँ लिख देंगे 2/0, क्योंकि हमको बोला गया था q = 0। इसका ये सेंस क्यों से सेंस नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो नीचे हमारा हर है ना, ऊपर वाले को हम बोलते हैं सर न्यूमरेटर यानी कि अंश बोलते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर यानी कि हर बोलते हैं। तो जो नीचे हमारा ये जो हर होता है, एक भिन्न में जो नीचे हर होता है, हर बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जो नीचे वाली संख्या यानी कि हर है वो नीचे 0 नहीं आना चाहिए हमारा। ठीक है, अंश में 0 चलेगा लेकिन नीचे 0 नहीं चलेगा। इस q = 0 का ये सेंस है। ठीक है, तो मैं इसको आपको अच्छे से समझा दिया कि क्यों, मतलब कि जो भी नीचे का हमारा है यानी कि हर जो है 0 नहीं होना चाहिए, बाकी ऊपर 0 चलेगा। तो अभी यहाँ पे हमारा सवाल क्या था, हमारा सवाल था क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हम बोलेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो जाहिर सी बात है जब वो परिमेय संख्या है तो उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे हल करते वक्त, बहुत ही आसान सवाल है, कुछ इसमें है नहीं, सिर्फ हमको लिखना है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे कि हाँ शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख देंगे शून्य, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। फिर बोला है क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे हाँ 0 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ठीक है, ये दो लाइन यहाँ पे हो गया। उसके बाद हम अगर आपको बता दें, ये तो हो गई हमारे यहाँ पे उत्तर हो गई कि यही इनको करना, कुछ करना है नहीं। अब अगर मैं आपको बता दूँ कैसे हम 0 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, देखिए बहुत ही आसान है। अगर मैं यहाँ पे दूँ 0/3, ठीक है, या मैं लिख दूँ 0/5, ठीक है, या मैं दूँ 0/8। अगर मैं 3 से 0 में डिवाइड करूँगा सर, वापस से क्या आना है, 0 ही आना है। 5 से 0 में डिवाइड करेंगे वापस से क्या आना है सर, 0 ही आना है। 8 से 0 में डिवाइड करें सर, वापस से क्या आना है, 0 ही आना है।
तो आप इससे यहाँ पे जीरो को हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। आप नीचे कुछ भी लिख सकते हैं जीरो के बटे में, क्योंकि हमको ये यहाँ पे ये सेटिस्फाइड भी कर रहा है सर क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, हम क्यू बराबर जीरो रखे नहीं। इसका मतलब जो नीचे है हमारा हर में है, जो नीचे डिनोमिनेटर है वो हमारा क्या है, जीरो है नहीं, जीरो तो हमारा अंश है। तो न्यूमरेटर ऐसी बात नहीं बोली गई थी कि पी इक्वल टू नॉट जीरो, पी बराबर तो जीरो हो सकता है सर, पी बराबर जीरो हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हमारा पी बराबर जीरो है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे पी बराबर जीरो और क्यू इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए था, और क्यू बराबर कहीं पे हम जीरो लिखे नहीं है। तो जीरो को हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन हमारा यही था, और कुछ इसमें था नहीं। तो पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से हुआ, आप इसको देख सकते हैं। बहुत ही आसान सवाल था, इसमें कुछ नहीं था, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट इसी प्रश्नावली का दूसरा सवाल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिए बोर्ड पर। सवाल क्या है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत आसान सवाल है, ठीक है। इसको भी कर लेते हैं आसान तरीके से। देखिए कैसे करेंगे, जब कभी भी ऐसा सवाल आएगा कि हमको परिमेय संख्या निकालना होगा किसी भी दो संख्याओं के बीच में, तो हम क्या करते हैं, देखिए इस प्रकार से इसको हम हल कर लेंगे। यहाँ पे सर पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या है 3 और 4 है सर, यहाँ पे लिख लिए 3 और हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4, ठीक है। अब देखिए कितनी परिमेय संख्या निकालनी, तो आप कहेंगे 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो जितनी भी परिमेय संख्या निकालनी होती है उससे एक ज़्यादा से हम जो भी संख्याएं दी होती है उसमें हम ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं सर, अंश में और हर में। दोनों संख्याओं के अंश और हर में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। किससे, जितनी परिमेय संख्या निकालनी हो उससे एक ज़्यादा से, ठीक है। कितनी निकालनी परिमेय संख्या है, 6। तो हम क्या करेंगे सर, ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, ऊपर नीचे दोनों में क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 7 त्रिक का 21 और यहाँ पे 7 एकम 7, यहाँ पे जाएगा 7 चौक के 28 और यहाँ पे क्या जाएगा 7 एकम 7। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया क्या किए हैं। अब इसके बाद देखिए आप यहाँ पे 21/7 और 28/7 के बीच आप 6 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो सर वो कौन कौन सी परिमेय संख्या हो सकती है, 21 को छोड़कर आगे बढ़िए सर, 22/7 के बाद 23/7 के बाद 24/7 के बाद 25/7 26/7 27/7। काउंट करेंगे सर 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से आप इसके बीच में आप ये 6 परिमेय संख्या बहुत ही आसान तरीके से इस प्रकार से लिख सकते हैं। बताइए कितना आसान है। मैं क्या बताया, जितनी भी परिमेय संख्याएं निकालनी है उससे एक ज़्यादा जो भी संख्याएं दी गई है उसके अंश और हर दोनों में डिवाइड मल्टीप्लाई करना है सर। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और इस प्रकार से आपका ये आंसर आ जाएगा। 28 से पहले 27, 21 के बाद 22, ये दोनों 28 और 21 के बीच में आने वाली परिमेय संख्याएं हैं, जो बहुत ही आसान तरीके से हल हुआ। आप इसको देख सकते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड पर लिख दिए हैं। सवाल क्या है सर, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, फिर से वही काम करना है हमको। वो हमारा दिया था एक संख्या, ये हमारा क्या परिमेय संख्या दे दिया। इस आसान है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको भी इसी प्रकार से हल कर लेंगे। कैसे कर लेंगे हम इसको, पहले हम लिख लेंगे सर, यहाँ पे संख्या हमारी क्या दी है, 3/5 दी और क्या दिए सर 4/5 दिए, ठीक है। 3/5 और क्या दिए 4/5। निकालना कितना है सर, आप कहेंगे 5 परिमेय संख्या निकालना है। 5 से एक ज़्यादा क्या होता है, 6 होता है सर। इतना तुमको पता ही है कि 5 से ज़्यादा क्या होगा, 6 होगा। तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ही परिमेय संख्याओं में, ठीक है। 6 त्रिक पहाड़ा आती सर हमको 18, 6 पंजे 30, 6 चौक का 24 और 6 पंजे 30, ठीक है। अब इसके बाद बताइए इनके बीच में आपको 5 परिमेय संख्या निकालनी है। 18 को छोड़िए, आगे बढ़िए, कितना आएगा सर 19/30 के बाद 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ज़्यादा लिख दिया क्या, हम 5 ही लिखना था ना, सॉरी सर 5 लिखना था। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी 5 परिमेय संख्या इस प्रकार हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं। तो 18/30 और 24/30 के बीच में 5 परिमेय संख्या यहाँ पे बोर्ड पे होगी। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। इसको आप देख सकते हैं। इस प्रकार से हमारा ये हल हुआ, ठीक है। इसमें आपको एक चीज़ और बता देंगे, ध्यान देखिए थोड़ा सा। इसमें क्या एक प्रकार से और हमारा क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पे सवाल था 3/5 4/5, जो हमारा ये हर था बराबर था। सवाल दिया है हर बराबर है, लेकिन मान लेते मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ सर, 3/4 कर दे रहा हूँ और मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ 4/5, ठीक है। अब पूछा जाए कि बताइए इनके बीच में 5 परिमेय संख्या निकालिए। आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो दोनों ही डिनोमिनेटर जो हर था बराबर था, लेकिन यहाँ पे एक 4 है 5 है, कैसे करेंगे।
तो इस प्रकार के सवाल को करने से पहले पहले हम क्या करेंगे सर, इसका जो हर है डिनोमिनेटर है पहले उसको हम समान करेंगे, यानी सेम टू सेम बनाएंगे। जैसे यहाँ पे 4 है 5 है, दोनों को क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे। ठीक है, हर क्या करेंगे हम दोनों का बराबर करेंगे। कैसे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे 4 है, यहाँ 5 बनाना है, क्या हम करेंगे 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे इसमें और 4 से इसमें कर देंगे। सर 5 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे सर तो क्या आएगा सर, 5 से 15, इतना आएगा सर 15, और यहाँ पे 20। यहाँ पे सर 5 से ऊपर सॉरी 4 से करेंगे, 4 चौक के 16 और 4 पंजे 20। समझ में आया। ये हम क्या किए हैं, पहले हर बराबर किए, डिनोमिनेटर सबका बराबर किए दोनों का। अब 20 और 20 यहाँ पे दिख रहा है। अब इन दोनों के बीच में हमको निकालना है कितना, 5 परिमेय संख्या है। अब करिए ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई सर। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, ये क्वेश्चन था नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको, कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसको भी कर लेंगे। 15 छक्के क्या हो जाएगा सर, 90, 20 छक्के 120, और 16 छक्के 96 होता है, 20 छक्के 120। ठीक, अब 90 और 96 के बीच में आप लिख सकते हैं 91/120, 92/120, 93/120, 94/120 और फिर 95/122। इस प्रकार से समझते हैं, यहाँ पे 5 परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, तो ये पहला जो यहाँ पे किताब में सवाल दिया था उसको भी हल कर दिए, और इसी से संबंधित एक सवाल इस प्रकार से भी आता है जिसका जो हर है बराबर नहीं होता है। तो पहले उस हर को बराबर करते हैं सर, फिर उसके बाद वापस से वही सब कहानी, कितनी परिमेय संख्या निकालनी है उससे एक ज़्यादा से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे दोनों संख्याओं के अंश और हर में। ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आप इसको देख सकते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप देखेंगे प्रश्नावली 1.1 का ये आखिरी हमारा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड पर लिख दिए हैं। सवाल है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 3 प्रश्न है। पहले बताना है कि ये सत्य है कि सत्य है, और फिर बताना है सत्य है तो क्यों है, असत्य है तो क्यों, उसके कारण देना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला हमारा सवाल है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यदि आपने परिचय का वीडियो अच्छे से देखा है तो आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, उसमें सब कुछ बताएं, जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याओं को बताएं हैं कि कौन संख्या क्या है, कैसे उसको पहचानेंगे, उसके क्या प्रकार है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आपको पता है कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं में आती हैं। ठीक है, तो ये क्या हमारा सत्य है, हम यहाँ पे लिखेंगे सर ये क्या है, सत्य है, ये बात सत्य है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या, कारण क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, कारण लिख देंगे कि प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में आती हैं। ठीक है, या फिर सभी प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो हम लिख देंगे इस प्रकार से, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। ठीक है, पूर्ण संख्या होती है, यानी पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकृतिक संख्याएं आती है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए पूर्णांक में क्या होता है, हमारा प्लस वाला भी आता है, जीरो भी आता है और माइनस वाला भी, यानी ऋणात्मक भी आता है। और पूर्ण वाले में क्या आता है, केवल जीरो आता है और धनात्मक संख्याएं आती है, लेकिन इसमें क्या आती है, ऋणात्मक भी आती है। तो ये क्या होगा सर, हमारा असत्य होगा। हम यहाँ लिख देंगे असत्य। असत्य तो हो गया। कारण क्या लिखेंगे, कारण हम लिखेंगे पूर्णांक संख्याओं में जीरो के साथ ऋणात्मक और धनात्मक संख्या है, फिर पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। ठीक है, इस पर लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे कि पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक संख्या भी होती है, जबकि पूर्ण में क्या होते हैं, केवल धनात्मक संख्या होती है। नेक्स्ट हमारा आखिरी क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब ये बात क्या है, ये भी क्या है, गलत है। परिमेय संख्या क्या है, पूर्ण संख्या नहीं होती। जैसे देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे, हम लिख देंगे असत्य। हम क्या लिख देंगे भाई, असत्य लिख देंगे। अब इसका कारण लिख देंगे हम कि परिमेय संख्या, जैसे देखिए तो हम कारण इस प्रकार से लिख देंगे, परिमेय संख्या जैसे 2/3, 5/6/3 etc पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, ये सभी परिमेय संख्या तो है, लेकिन ये सभी पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा असत्य हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आप देख लीजिए, सत्य असत्य सब लिख दिए हैं, और उसका कारण भी लिख दिया कि वो किस लिए सत्य है और किस लिए असत्य है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का ये जो वीडियो हमारा था, जो शुरू में कैलकुलेशन और ये जितने भी सवाल थे आपको बताया, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा।
यदि आपको समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।